हेलो स्टूडेंट, आज हम सही ढंग से कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो पिछले 2-3 वीडियो थे, उन वीडियो में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे कक्षा 9th के, जिनको हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। वो याद होने के बाद ही आपको ये पाठ में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले उन क्लास को जरूर अटेंड करें। देखो, इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नाम से पता चल रहा है इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और उनकी समीकरण बनाएंगे, जिन्हें रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। वो आगे एक के बाद एक देखते जाएंगे। इसमें लिखा रहा है रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले इस पाठ की शुरुआत करने से पहले एक टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो देखो, कक्षा 9th में अच्छी तरह से पढ़ा है। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों को मैंने शुरुआत में बताया है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। लेकिन एक बार और, अब अच्छा सीक्वेंस से पाठ चलेगा तो एक बार और बता देता हूँ आपको, ताकि फ्लो बना रहेगा। इधर देखो, रासायनिक परिवर्तन, मेन डिफरेंस क्या है इसमें? मेन डिफरेंस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इनमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा मतलब, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा मतलब जिस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन के बाद दिखाई देगा पदार्थ का, वैसा व्यवहार परिवर्तन से पहले नहीं होगा। परिवर्तन से पहले अलग व्यवहार, परिवर्तन के बाद अलग व्यवहार। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा दूध जब फटता है, दूध का फटना। जब दूध फटता है तो उससे पहले दूध का स्वाद अलग होता है, फटने के बाद यदि दूध पी के देखते तो उसका स्वाद अलग आता है। तो स्वाद में चेंज आ गया। किस में चेंज आ गया? स्वाद में चेंज आ गया। स्वाद के अलावा भी बहुत सारे चेंज हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, कोई गैस निकल रही है तो उसकी सुगंध। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, जिनका हम प्रेक्षण कर सकते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, या फिर यूं कहें कि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन कब होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। क्या कहा मैंने? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तभी तो जो परिवर्तन दिखाई देगा उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। मतलब जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये बात तय है कि कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर हुई होगी। तो रासायनिक परिवर्तन की पहले परिभाषा लिख लेते हैं अपन। देखो, रासायनिक परिवर्तन जो मैं लिखाते जा रहा हूं उसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, फिर वापस कंटिन्यू करते रहना। रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो लिख सकते हैं अपन कि रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं अपन कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस वक्त कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। अब प्रश्न उठेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में ये जो रासायनिक परिवर्तन में जो हो रहा है ना, वही रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण मतलब जो रासायनिक गुण अभी मैंने बताए थे ना, जैसे स्वाद में अंतर आ गया, अवस्था में अंतर आ जाता है, गंध में अंतर आ जाता है, तापमान में अंतर आ जाता है। तो ये जो भी अंतर आता है, परिवर्तन आता है, वो क्या है? परिवर्तन से पहले अलग गुण होंगे, परिवर्तन के बाद अलग गुण होंगे। और ये गुण कौन से गुण होते हैं? रासायनिक गुण। तो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होगा। जो गुण उस जिस पदार्थ से मिलकर ये बने, जिन पदार्थों में परिवर्तन होने से ये बने, उनसे अलग होंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के बाद रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखो। रासायनिक अभिक्रिया पूरा लिख लेना आप नाम। ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कौन कौन सी हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया? वे समस्त अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं होगी जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण जानते हैं, जैसे वो लिखा देता हूँ मैं। दही का जमना, दूध का फटना, इसके अलावा लकड़ी का जलना, भोजन का पाचन, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना, इसके अलावा और रासायनिक अभिक्रिया लिखा देता हूँ मैं। जैसे अंगूर का किण्वन और मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये समस्त क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। एक और लिखा देता हूँ, श्वसन मतलब सांस लेना। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और नए पदार्थों का निर्माण होता है, और वो नए पदार्थ नए गुण वाले होते हैं, इसलिए सभी
रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, जैसे कि दूध का फटना, लकड़ी का जलना, भोजन का पाचन। अब ये जो लंबी चौड़ी प्रोसेस है, इसको एक समीकरण के रूप में लिखना। जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण का रूप देंगे तो वो क्या बन जाएगी? रासायनिक समीकरण बन जाएगी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। इधर देखो, एक आपके सामने मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखता हूँ, ठीक है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर, कौन कौन? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया लैब में की जाती है। कहाँ की जाती है? प्रयोगशाला में, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, है ना। जो भी लिखते हैं ना अपन, H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलने के बाद जल का निर्माण होगा। तो ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे हमें शब्द या फिर प्रतीक के रूप में लिखना होता है। जब इस रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से लिखेंगे तो जो समीकरण बनेगी उसे शब्द समीकरण कहा जाएगा। और उस शब्द समीकरण को भी तत्व के रूप में या फिर कुछ चिन्हों के रूप में जब लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगी? रासायनिक समीकरण बन जाएगी। कैसे? जैसे कि मैंने कहा H2 और O2 मिलकर, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इस बात को मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो कुछ तत्व और शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो जो अब परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को ऐसे तीर के निशान द्वारा दर्शाए जाएंगे, और जिसका निर्माण हो रहा है मतलब उत्पाद, इस तीर के निशान के दूसरी तरफ लिखेंगे। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। अब इधर देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल का निर्माण किया, मतलब इधर क्या होंगे? इधर जो भी होगा उन्हें कहा जाएगा अभिकारक, और इस तीर के निशान के बाद जो लिखा जाएगा वो क्या है? जिसका निर्माण हुआ है, वही तो लिखा हमने, और जिसका निर्माण हुआ है उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद। तो इधर जो भी होगा उसे कहा जाएगा उत्पाद। क्या कहा जाएगा? यह है उत्पाद। और इस तीर के निशान के इधर क्या है? अभिकारक या फिर क्रियाकारक। अभिकारक। ये तीर का निशान क्या बताता है? तीर का निशान ये बताता है कि इससे मिलकर ये बना, ये दिशा बताता है। यदि मैं ऐसा करूं कि ये एक इंसान है, ये इसके पास धनुष है और ये इसको गोली मार रहा है, मतलब धनुष से गोली क्या मारेगा? ये इसको तीर चला रहा है, ये इसके ऊपर तीर चलाएगा। कैसे चलाएगा? ऐसे चलाएगा। तो आप कहोगे सर तीर ये नहीं चला रहा है, ये चला रहा है, क्योंकि तीर की दिशा कैसे पता चलती है? तीर की दिशा इस आगे के चिन्ह को देखकर पता चलती है कि भले मैंने ये कहा है कि तीर ये चला रहा है, लेकिन तीर की निशान देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तीर इसने छोड़ा होगा, है ना। तो ये तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा की तरफ गई है, मतलब इनसे मिलकर ये बना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होगा उन्हें कहा जाता है उत्पाद। जैसे चाय बनाते हैं, चाय में क्या होगा? दूध, शक्कर, पत्ती, पानी, इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चाय बनेगी अपने सामने। क्या बनेगी? चाय। जो चाय बनी वो क्या होगा? प्रोडक्ट।
क्या होगा? प्रोडक्ट। मतलब जो चाय बनी वो है उत्पाद, और जिनसे मिलकर चाय बनी वो क्या होंगे? अभिकारक। तो ये जो यहाँ जल बन रहा है, जल जिनसे मिलकर बना वो क्या होंगे? अभिकारक। तो उत्पाद कौन है? जो नया पदार्थ बना वो उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब उसे समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा तो उसमें कुछ अभिकारक होंगे और कुछ उत्पाद होंगे। अभिकारकों और उत्पाद को तीर के निशान द्वारा अलग किया जाएगा। ये तीर का निशान निश्चित करेगा कि किधर अभिकारक लिखने हैं और किधर उत्पाद लिखने हैं। यदि अभिकारक एक से ज़्यादा हो, अभिकारक एक से ज़्यादा हो, तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? प्लस के चिन्ह का। या तो बाई चांस एक ही प्रोडक्ट बना, उत्पाद एक ही बना, यदि उत्पाद की संख्या भी ज़्यादा हो तो वहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक तीर के निशान के इस तरफ लिखे जाएंगे और जिधर तीर का निशान जा रहा है उधर उत्पाद होंगे। उधर क्या होंगे? उत्पाद। अब ये बात मैंने आपको बताई। अब इस बात के ऊपर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे कि H2 है, H2 छोड़ो, चलो H2 लिख दो। ये H2 है, इसकी क्रिया N2 से कराई, मतलब हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से कराई, तो क्या बना? NH3 बना। अब मैं पूछूंगा इस समीकरण में उत्पाद कौन है? इस समीकरण में उत्पाद कौन है? तो आपका जवाब होगा H2 नहीं, आपका जवाब होगा N2 नहीं, आपका जवाब क्या होगा? NH3। NH3 जवाब क्यों होगा? क्योंकि ये तीर का निशान बताता है कि उत्पाद किधर होगा और अभिकारक किधर होगा। तो ये तीर का निशान है, इस तीर के निशान के इस तरफ वाली साइड और इस तीर के निशान के इस तरफ वाली साइड, इन साइड को हम बाएं दाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाएं दाएं। जो अभिकारक होते हैं वो बाएं तरफ होते हैं या दाएं तरफ? तो देखो, अभिकारक मुझे कौन सी दिशा में दिखाई दे रहे हैं? बाएं तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो अभिकारक हमेशा बाएं तरफ होते हैं और उत्पाद दाएं तरफ होते हैं। बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बाएं किधर है, दाएं किधर है। तो उसके लिए याद रखना, बाएं बी से शुरू होता है और दाएं डी से शुरू होता है। ABCD में पहले बी आता है या डी आता है? बताओ, पहले बी आता है, मतलब बी इस साइड होगा और डी इस साइड होगा। ऐसे पता ना चले तो एक और बता देता हूं मैं। देखो, ये अपने हाथ है, इन हाथों को ऐसे करके देखना है। मुझे इस तरफ बी दिखाई दे रहा है, मतलब जिधर बी दिखाई दे रहा है उधर बाएं होगा। ऐसे करके देखूंगा, मुझे इस हाथ में डी दिखाई दे रहा है, तो ये दायां वाला हाथ होगा। ठीक है, अब मैं इसे आपको बताऊंगा ना, तो मैं खुद देखूंगा तो मुझे ये डी दिखाई देगा, लेकिन आप देख रहे हो सकता है बी दिखाई दे, लेकिन हम तो अपनी आंखों से देखेंगे ना, कि दूसरे की आंखों से, अपने खुद की आंखों से देखेंगे। इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ, इधर मुझे डी दिखाई दे रहा है, मतलब ये मेरा दायां हाथ है। और ऐसे कॉपी में लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉपी में भी, तो मैं लिखूंगा, देखूंगा इधर डी आ रहा है, मतलब इस साइड उत्पाद होंगे, इधर बी आ रहा है, इस साइड अभिकारक होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक। उत्पाद कौन है? जल। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक मिलकर, अभिकारक की संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे? अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। कब? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब ये जो मैंने बोर्ड पर रासायनिक समीकरण लिखी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर जल बना, इसमें मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? शब्द का। यदि मैं इसकी बजाय इस जो हाइड्रोजन है इसका प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करूं, जैसे H2, हाइड्रोजन को H2 कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जब मैं इस तरह से प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करूं तब ये क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। और जब ये ऐसे केवल शब्द लिखे हो उस वक्त ये
शब्द समीकरण कहलाएगी। तो देखो अब ये दो अभिकारक है H2 और O2, तो इनके बीच में मैं प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, तो पता चल गया कि ये दोनों अभिकारक होंगे। फिर यहाँ पर तीर का निशान लगा दूंगा, तीर के निशान के बाईं तरफ जो कुछ भी होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? अभिकारक। क्या कहा जाएगा? अभिकारक। और इस तीर के निशान के इधर जो भी होंगे उन्हें कहा जाएगा उत्पाद। इधर देखो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर 2 ऑक्सीजन है। कितनी है? 2। इधर चेक करते हैं, इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है? 1। कितनी ऑक्सीजन है? 1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन तो 2 दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन 1 ही दिखाई दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो भी रासायनिक समीकरण होती है उस रासायनिक समीकरण में ये ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उनके हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उन रासायनिक समीकरणों में इस तीर के निशान जितने तत्व बाईं तरफ होते हैं उतने ही तत्व दाईं तरफ होंगे। इनकी संख्या कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये फिक्स होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि इधर हाइड्रोजन है इधर ऑक्सीजन है तो इधर नाइट्रोजन बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। जो तत्व इधर होंगे वही तत्व इस साइड होंगे। तत्वों का जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह भी नहीं बदलता, मतलब तत्व भी नहीं बदलते। ऐसा नहीं होता इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, आलू डालेंगे तो आलू का ही कोई प्रोडक्ट निकलेगा, ऐसा होता है। अब इधर देखो H2 और O2 ने मिलकर H2O बनाया, पता चल गया। H2O का सूत्र हमें पता है, जल का सूत्र हमें पता है H2O। यदि यहाँ सिर्फ जल लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब हाइड्रोजन में मैं H भी लिख सकता था, ऑक्सीजन में O भी लिख सकता था और जल का सूत्र में H2O पता था मुझे, लेकिन मैंने H ने लिखकर क्या लिखा? H2। O ने लिखकर क्या लिखा? O2। क्यों लिखा? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्रकृति में H के रूप में पाई ही नहीं जाती, वो किसके रूप में पाई जाती है? H2 के रूप में। और जो ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में पाई जाती है। इसलिए जब भी हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा तो उन्हें अणु रूप में लिखेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ये प्रकृति में आणविक अवस्था में पाई जाती है। ये H2 है, O2 है, H2O बना। यदि इनकी संख्या कम ज़्यादा हुई, यदि इनकी संख्या कम ज़्यादा हुई तो इनकी संख्या को हमें संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित मतलब बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें इनका जो सूत्र है उस सूत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर H2 2 है, यहाँ O2 2 है, ये H2O में एक ही वो दिख रही, मैं इसे बराबर करने के लिए यहाँ पर H2O2 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? ये बात मैंने पहले भी बताई कि ये जो सूत्र होते हैं ये फिक्स होते हैं, इन सूत्रों में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फिर सर बराबर कैसे होंगे? इन्हें बराबर करने के लिए ये जो भी तत्व यौगिक परमाणु दे रखे हैं इनके सामने कुछ गुणांकों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रही है, इसे कितनी दिखाई दे रही है? 2, लेकिन ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रही है। तो इस ऑक्सीजन को डबल करने के लिए मैं इसके सामने 2 से गुणा कर दूंगा। किससे गुणा कर दूंगा? 2 से। तो इधर ऑक्सीजन 2 थी, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो चुकी, लेकिन आसमान से गिरे खजूर में जा अटके। आसमान से गिरे थे, आसमान से बढ़िया आ रहे थे, चलो आसमान से गिर गए, खजूर में जाके एक जगह और अटक गए, डायरेक्ट जहां जाना था वहां नहीं पहुंचे। अब देखो, एक मुसीबत खत्म हुई, दूसरी मुसीबत उत्पन्न हुई। यहां हाइड्रोजन 2 की बजाय 4 हो गए,
हाइड्रोजन 2 की बजाय 4 हो गए। अब इन हाइड्रोजन को भी संतुलित करना पड़ेगा, तो इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 करने के लिए इधर भी वापस 2 से गुणा कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे सामने जो समीकरण आएगी वो समीकरण क्या होगी? एक संतुलित समीकरण होगी। कौन से समीकरण होगी? संतुलित समीकरण होगी। और यदि इनके सामने में जैसे कि यहाँ पर H2 के आगे 2 ना लिखूँ, H2O के आगे भी 2 ना लिखूँ, तब जो ये समीकरण होगी, इस समीकरण का नाम होगा कंकाली समीकरण। क्या नाम होगा? कंकाली समीकरण। मतलब इसके ऊपर कोई त्वचा का आवरण नहीं है, मतलब आगे कुछ गुणा नहीं हो रहा है, बस ढांचा है कि इसके मिलने से ये बनेगा। H2 और O2 से मिलकर जल बना। ये समीकरण सिर्फ ये बताती है हमें कंकाली समीकरण कि किन किन अभिकारकों से मिलकर कौन सा उत्पाद बनता है, और उनमें परमाणुओं, तत्व यौगिक जो भी परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर करने के लिए इन्हें संतुलित करना पड़ता है। जब इन समीकरणों को संतुलित करेंगे, अपने सामने जो समीकरण आएगी वो समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि इन अभिकारक और उत्पादों के बारे में मुझे इनकी अवस्था भी लिखनी पड़े, बहुत सारी ज़्यादातर अभिक्रियाओं में अवस्था नहीं लिखी जाती क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि उन अवस्थाओं को भी लिखना पड़े तो हम जानते हैं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो जो पदार्थ है ये भी इन्हीं में से एक होगा, या तो गैस होगा, या ठोस होगा, या द्रव होगा। तो यदि कोई पदार्थ, ये समझ में आ गया इन्हें संतुलित कैसे करते हैं। यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो? गैस अवस्था में, तो उसके लिए एक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है G। यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में हो, द्रव मतलब लिक्विड, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है L। और कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है S चिन्ह। क्या इस्तेमाल किया जाता है? S। अब कुछ पदार्थों को हम विलयन बना के रखते हैं, जली विलयन। तो अगर कोई जली विलयन हो, क्या हो? जली विलयन। तो जली विलयन के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? जली विलयन के लिए, जली विलयन को कहते हैं इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे AQ का। H2 क्या होती है? एक गैस, तो इसके पास में मैंने कोष्ठक में G लिख दिया। O2 क्या है? O2 भी गैस है, तो इसके पास में मैंने G लिख दिया। H2O जल ज़्यादातर द्रव अवस्था में होता है, तो इसके पास में क्या लिख दूंगा मैं? L। यदि यही जल बनने के बाद भी टेम्परेचर कम करेंगे तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। फिर यदि H2O के आगे मैं S लिखूंगा, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि H2O ठोस है, ये H2O है। इसके कोष्ठक में मैंने S लिख रखा, तो ये क्या है? बर्फ। इस H2O के कोष्ठक में मैंने G लिख रखा, मतलब H2O किस रूप में? गैसीय रूप में, मतलब ये एक भाप है। H2O किस रूप में? भाप के रूप में। और जो H2O है इसके कोष्ठक में मैंने केवल L लिख रखा, तो इसका मतलब ये है कि ये द्रव अवस्था में जो जल हम देखते हैं वैसे ही है। तो जो रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण में हम इनकी अवस्थाओं को लिखने के लिए यदि गैस है तो G का इस्तेमाल करते हैं, द्रव है तो L का इस्तेमाल करते हैं, और ठोस है तो S का इस्तेमाल करते हैं, जली विलयन है तो उसके लिए AQ का इस्तेमाल करते हैं। इस पार्ट में हमें बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है, तो उन अभिक्रियाओं में पता चल जाता है कौन सी अभिक्रिया में जो उत्पाद बना वो उत्पाद यदि ठोस होगा तो S लिखेंगे और गैस होगा तो G लिखेंगे। अब ठीक है, ये हमें पता चल गया कि अवस्था का निर्धारण करने के लिए G, S, L, AQ लिखा जाता है। अब बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको संपन्न होने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ती है।
किन किन की ज़रूरत पड़ती है? या तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए किसी अभिक्रिया को होने के लिए, या कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जो केवल कम टेम्परेचर पर ही होती है। सबके अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अगर हम उस टेम्परेचर का मान उस अभिक्रिया के फेवर में रख दें, मतलब जिस टेम्परेचर मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है उसे एक उचित तापमान दे दें, तो अभिक्रिया एक बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। और वो तापमान नहीं मिला तो हो सकता है वो अभिक्रिया पूरी ना हो, या फिर पूरी हो तो बहुत सारा समय ले। तो यदि कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें एक निश्चित तापमान की जरूरत पड़ रही है, या निश्चित दाब की जरूरत पड़ रही है, या कोई उत्प्रेरक की जरूरत पड़ रही है, तो ताप, दाब और जो उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक को ये जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। किन किन को? जैसे उत्प्रेरक है, तापमान है, दाब है। अब देखो तापमान और दाब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब मान लो चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए मेरे पास दूध है, शक्कर है, चाय पत्ती है, पानी भी है। इनको मैंने डाल दिया, तो डालने के बाद चाय थोड़ी बन जाएगी, उसे गर्म भी तो करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद जो चाय का टेस्ट आएगा, तो जो चाय बनती है उसमें सब कुछ मिलाने से ही चाय नहीं बनेगी। चाय बनने के लिए हमें टेम्परेचर भी देना जरूरी है। और टेम्परेचर को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इस तरह से त्रिभुज बना देते हैं। इस त्रिभुज का मतलब है कि ये अभिक्रिया में ताप की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? ताप की। मतलब तापमान का अवशोषण करके, ऊष्मा का अवशोषण करने के बाद ये अभिक्रिया संपन्न हुई। उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी बस ये याद रखना है कि कोई अभिक्रिया संपन्न हुई तो अभिक्रिया में यदि ताप, दाब और उत्प्रेरक के बारे में बताना हो तो उसे जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर नीचे लिख दिया जाता है। यदि एक से ज़्यादा अभिकारक हो तो उन्हें प्लस के चिन्ह से दर्शाया जाता है। उत्पाद भी एक से ज़्यादा हो तो उन्हें भी प्लस के चिन्ह से अलग कर सकते हैं। और उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उन भौतिक अवस्थाओं को GLS या AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। एक कंकाली समीकरण बताई मैंने, यदि इनको संतुलित ना करें तो एक कंकाली समीकरण होती है। शब्दों के रूप में लिखे तो शब्द समीकरण होती है, और प्रतीक चिन्ह और ये जो भौतिक अवस्था, ताप, दाब, उत्प्रेरक सभी का इस्तेमाल करें तो एक रासायनिक समीकरण होती है। सामान्यतः रासायनिक समीकरण में GLAQ इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है। रिएक्शनों में हमें यहाँ लिखा रहा है G। अब मान लो इस रिएक्शन में मुझे कुछ मतलब ही नहीं है कि पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उससे अपना कोई लेना देना नहीं हो, अपने को कोई लेना देना नहीं हो, तो लिखने से क्या फ़ायदा? ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम पर, इस पार्ट के नाम पर केवल बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। उन्हें संतुलित कैसे, संतुलित होनी चाहिए, उनका इन जो भौतिक अवस्था है इनसे कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इस पार्ट में जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे उन सारी अभिक्रियाओं में GL इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या लिखाया? मैंने आपको ये लिखाया कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया लिखाने के बाद में मैंने रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लिखे। अब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण लिखने के बाद में मैंने आपको बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे यदि समीकरण के रूप में लिख दिया जाए तो क्या बन जाती है? रासायनिक समीकरण। और उस रासायनिक समीकरण को यदि संतुलित नहीं किया गया हो तो वो कंकाली समीकरण, और संतुलित कर दिया हो तो क्या बन जाती है? अच्छी एक रासायनिक समीकरण बन जाती है। और जो अभिकारक और उत्पाद है उनको शब्दों के रूप में लिखा जाए तो शब्द समीकरण कहलाती है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं अपन कि कंकाली समीकरण क्या होती है। वैसे कंकाली को लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं है। पहले हम लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि जो रासायनिक समीकरण होती है, ये रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो इसमें लिखो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना
रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये जो रासायनिक समीकरण होती है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा देता हूँ मैं आपको। कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाई ऑक्साइड बनाते हैं। क्या लिखा मैंने? जैसे एक अभिक्रिया लिखी है आपके सामने, कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये अभिक्रिया है, इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे। क्या पता चल रहा है कि कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब उत्पाद कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन मिलकर बना रहे हैं? कार्बन व ऑक्सीजन। मतलब क्रियाकारक या अभिकारक कौन होंगे? कार्बन व ऑक्सीजन। मतलब एक से ज़्यादा अभिकारक है, एक से ज़्यादा अभिक्रियाक है, तो उन्हें किसके चिन्ह से अलग करेंगे अपन? प्लस के चिन्ह से। ये कार्बन है, ये बीच में प्लस लगाया, ये ऑक्सीजन लिखा मैंने। क्या लिखा? ऑक्सीजन। लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, तो यहाँ पर मैंने C और O2 लिख दिया। अब इसे लिखने से पहले यदि हम इस समीकरण को शब्दों के रूप में लिखें, जैसे कि कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर, मतलब अब तीर का निशान लगाना है, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन गई? ये बन गई एक शब्द समीकरण। क्या बन गई? ये बन गई एक शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। लेकिन इसे अपन ने प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल करके लिखा, तो ये क्या बन गई? ये बन गई रासायनिक समीकरण। क्या बन चुकी है? रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं, तो CO2 क्या होगा? CO2 होगा उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद। और कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे? अभिकारक। क्या होंगे? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण। मतलब ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। इससे मिलकर यदि हमने इसे शब्दों के रूप में लिखा तो शब्द समीकरण बन गई, और इसे प्रतीक चिन्हों और अणुसूत्रों, जो भी सूत्र है ना, फॉर्मूला सूत्र, उन सूत्रों और प्रतीक चिन्हों की सहायता से लिखा, तो क्या बन गई? रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण में इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। मतलब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसी समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण। ये लिखो। ये लिखने के बाद में अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखाता हूँ मैं। शायद यहाँ लिख सकते हैं अपन परिभाषा, बहुत जगह भी, तो ठीक है लिख सकते हैं। अभिकारक। अभिकारक कौन होते हैं? अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भागते नहीं है, भाग लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। लिख लो, ये भी अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। अब इसी प्रकार उत्पाद की परिभाषा लिखेंगे। उत्पाद क्या होगा? वे पदार्थ
जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है, फिर डायरेक्ट लिख लो, वे पदार्थ जिनका निर्माण होता है क्या कहलाएंगे? उत्पाद। उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। एक लाइन और लिख लो जो नहीं दिखेगी तो उसे ऊपर लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद मैं इसे मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये उत्पाद लिखने के बाद इसके आगे लिखना है अभिकारक। अभिकारक को क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद को तीर के निशान से, तीर के निशान द्वारा अलग अलग करते हैं, द्वारा अलग करते हैं, है ना। तीर के निशान द्वारा अलग हो गया। तीर के निशान, तीर का निशान ऐसा बना लो। तीर के निशान के बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? बाईं तरफ। बाईं तरफ लिखा जाता है अभिकारक। क्या लिखा जाता है? अभिकारक। अभिकारक एवं दाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ अभिकारक एवं दाईं तरफ उत्पाद, दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं। उत्पाद लिखे जाते हैं। एक लाइन और लिख लो। यदि एक से ज़्यादा अभिकारक हो, एक से ज़्यादा अभिकारक हो तो उन्हें प्लस के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। प्लस के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। प्लस के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। उत्पादों की संख्या भी एक से ज़्यादा होने पर उनके बीच या मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये क्या लिखा हमने? ये लिखा है जो रासायनिक समीकरण है उस समीकरण को कैसे लिखते हैं। जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें तीर के निशान के बाईं तरफ कौन होते हैं? अभिकारक, और दाईं तरफ उत्पाद। यदि एक से ज़्यादा अभिकारक हो, एक से ज़्यादा अभिकारक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, और एक से ज़्यादा उत्पाद हो तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगा दो। अब ये लिखने के बाद में वो भौतिक अवस्था वाला भी लिख लो उदाहरण। इस पेन से लिखते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाएगा ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था
दर्शाने के लिए निम्न प्रतीक चिन्हों का निम्न प्रतीक चिन्हों को अणुसूत्र के साथ कोष्ठक में लिखा जाता है। कोष्ठक में लिखा जाता है। यदि भौतिक अवस्था गैस हो, क्या हो, गैस, तो उसे G से लिखेंगे। यदि भौतिक अवस्था लिक्विड हो तो उसे L से लिखेंगे। यदि भौतिक अवस्था सॉलिड हो तो उसे S से दर्शाएंगे। और यदि भौतिक अवस्था एक्वस सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन, यदि भौतिक अवस्था एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसे AQ से दर्शाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब AOS, एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसे जली विलयन लिख देता हूँ मैं। यदि वो जली विलयन हो तो उसे AQ से दर्शाते हैं। यदि एक से ज़्यादा अभिकारक हो तो उन्हें प्लस के चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। उत्पादों की संख्या भी एक से ज़्यादा होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए निम्न प्रतीक चिन्हों को अणुसूत्र के साथ कोष्ठक में लिखा जाता है। अब ये एक GLS वाली जो भी समीकरण लिखी थी ना, वैसी लिखनी अपने को। ये लिख लो, C+O2, CO2। यहाँ पर जो कार्बन है ये ठोस है इसलिए S लिखेंगे, O2 गैस है इसलिए G लिखेंगे, CO2 भी एक गैस है इसलिए G लिखेंगे। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है, गैस का निर्माण। अब जो ये गैस बनेगी, ये गैस क्या होगी, वातावरण में विसरित होगी। तो यदि गैस होगी तो वातावरण में विसरित होगी, मतलब गैस का निष्कासन होगा। तो इस अभिक्रिया के दौरान CO2 गैस का निष्कासन हो रहा है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे हमें पता चल, अभी तो है टाइम। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें कुछ प्रेक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से प्रेक्षण दिखाई देते हैं वो लिख लेते हैं, फिर वो लिखने के बाद आगे की बात करते हैं। तो देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्न प्रेक्षण दिखाई देते हैं, वो लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रेक्षण मतलब क्या क्या चेंज हमें दिखाई दे रहा है हो। तो इसमें हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है गैस का निष्कासन हो, किसी गैस का निष्कासन हो, जैसे अभी जो समीकरण बताई थी उसमें हो रहा था। या फिर हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन होता है स्वाद में परिवर्तन। लेकिन जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन अभिक्रियाओं में जिन पदार्थों का निर्माण होता है वो पदार्थ हो सकते हो विषैले हो। क्या हो सकता है, वो विषैले हो। तो हम उन्हें टेस्ट करें तो हो सकता हो अपने को कुछ जानलेवा खतरा हो जाए, इसलिए स्वाद का इसमें नाम नहीं लिखा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो कंपाउंड बनते हैं ना वो विषैले होते हैं, इसलिए हम उनको टेस्ट करके नहीं बता सकते। मान लो हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण हुआ किसी भी क्रिया में, हम चेक करके देखेंगे तो आदमी हाथों हाथ मर जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, एक तरह से जहर है, सबसे खतरनाक वाला।
ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो आगे का टॉपिक है उसकी शुरुआत अगली क्लास से करेंगे। धन्यवाद।